गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद आप सभी को। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पटवारी का 19 तारीख का पेपर, 19/3 का पेपर। ठीक है, बने रहिए, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट। ये ब्रैकेट दिया हुआ है ना, ब्रैकेट सेगमेंट in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution required. आपको एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है। जो ब्रैकेट वाला दिया है राइट है कि रॉन्ग। चलो आ जाओ। द ट्रायल्स आर स्टिल ड्यू टू कंक्लूडिंग इन अराउंड अ वीक। भाई पहली बात तो ट्रायल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रायल्स का मतलब होता है मुकदमा। ट्रायल्स का मतलब होता है मुकदमा। The trials are still due to concluding in around a week. बहुत ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा। बच्चों ध्यान देना, देखो एक टू कंक्लूडिंग लिखा है और टू जो होता है ना वो अपने साथ में वर्ब का लेता है फर्स्ट फॉर्म। राइट, मतलब कंक्लूड में तो आईएनजी लिखा है, तो आपका नो इंप्रूवमेंट तो गलत, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब आप देखो यहाँ पर भी हैव है और यहाँ पे कंक्लूडिंग है, हैव के साथ V3 आता है, ए भी गया। या तो आंसर बनेगा बी या तो आंसर बनेगा डी। बच्चों बी में लिखा है ड्यू एंड टू बी कंक्लूडेड, डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टू कंक्लूडेड है, और अभी पढ़ा कि टू के बाद में वर्ब का आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ड्यू एंड टू बी कंक्लूडेड। अब आप बोलोगे टू बी क्यों आ गया? बच्चों टू बी इसलिए आ गया क्योंकि टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और बी जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आपका जो आंसर है वो आंसर है बी। चलिए सेकंड, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव में दिया है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। आ जाओ एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लो, हम साइड हो रहे हैं, आप एक बार पढ़ लो। आई एम लिविंग यू हियर, मैं आपको यहां छोड़ रहा हूं टू लुक आफ्टर द बिजनेस, है ना, इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप मेरे बिजनेस को लुक आफ्टर करो अंटिल आई गेट बैक, जब तक मैं आता नहीं हूं। लुक आफ्टर जो होता है ना, एग्जाम में पूछे जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है बच्चों, और इसका मतलब होता है देखभाल करना। अब समझो, यहां पर एक वर्ड लिखा है एम लिविंग, है ना। ग्रामर का एक रूल है जो सभी को पता होगा, सभी को पता है, इज एम आर में यदि वर्ब में आईएनजी लगता है तो इसके पेसिव में इज एम आर के साथ में बींग लगता है और बींग के साथ में वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। अब अगर कोई बोले आंसर क्या आएगा, आप देखो बी वाले में लिखा है यू आर टू बी लेफ्ट हियर फॉर लुकिंग, बी वाले में बींग लिखा हुआ नहीं है, बी वाला नहीं आएगा। सी वाले में लिखा है यू हैव बीन लेफ्ट हियर टू लुक आफ्टर, यहाँ पर हैव बीन का कोई लॉजिक नहीं है, ये भी काट दो। या तो आंसर ए आएगा या तो आंसर आएगा डी। डी में क्या लिखा है ना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, यू आर बीइंग लेफ्ट हियर टू लुक आफ्टर द बिजनेस अंटिल आई गेट बैक। ओके, और ए में लिखा है यू आर बीइंग लेफ्ट हियर लुकिंग आफ्टर। यार क्वेश्चन में लुक आफ्टर को लुकिंग आफ्टर कर दिया, कैसे आएगा? फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर है तो लुक आफ्टर ही होगी ना। आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी। ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया करो। नेक्स्ट, अगला दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। आपको एक ईडियम दी गई है ना, ये गलती से टाइप हो गया, इसको छोड़ दो। अगला एक क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन बिलो, ये जो क्वेश्चन लिखा है, एक सेंटेंस गिवन है जिसमें एक ईडियम को हाईलाइट किया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा उसका करेक्ट ऑप्शन है। आफ्टर हिज फादर डाइड, हाईलाइट ये है, ही वॉज, ये आपको बताना है इसका मतलब क्या है, ये हाईलाइटेड है। ही वॉज लेफ्ट टू पेडल हिज एन कैनो एंड टेक चार्ज ऑफ द फैमिली बिजनेस, है ना। टेक चार्ज का मतलब होता है, पहली बात तो बता दें, जिम्मेदारी लेना। उसके पापा की मौत के बाद उसको जिम्मेदार बनना पड़ा, परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ओके, चलो ध्यान से देखते हैं। अंजना पटेल, गुड इवनिंग बेटा अंजना। आगे, आफ्टर हिज फादर डाइड ही वॉज लेफ्ट टू पेडल, आगे लिखा है हिज ओन कैनो एंड टेक चार्ज ऑफ द फैमिली बिजनेस।
बच्चों थोड़ा आपको बताना, लेफ्ट टू पेडल हिज एन कैनो का मतलब क्या है? आंसर जो बनेगा वो आएगा ए। लेफ्ट टू पेडल हिज ओन कैनो का मतलब है जब कोई व्यक्ति अकेला ही होता है और उसे अकेले जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले, और काम को खुद करना, अकेले, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट भी है और वो व्यक्ति अकेला है और उसे खुद ही वो काम करना है। इसका मतलब होता है लेफ्ट टू पेडल हिज ओन कैन। नेक्स्ट, अगला वाला लिखा है, एक सेंटेंस दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, आपको बताना है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई, द मैन आस्क्ड मी, मैन ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? एज टू व्हाट मेड मी थिंक दैट ही वाजंट द मैन आई वांटेड। देखो यहां पर आस्क्ड लिखा है, आस्क्ड लिखा है मतलब समझ जाओ ये आपका चल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। एम आई राइट? आ जाओ, इनडायरेक्ट से आपको जाना है डायरेक्ट पे। अब आप देखो वहां पर आस्क्ड लिखा है बच्चों ना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, 24 वाला। आप एक चीज देखना, यहां पर लिखा है मेड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है इनडायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट में ये चेंज हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर। एम आई राइट? है ना? मतलब ये जो मेड है इसको चेंज करना पड़ेगा मेक्स के अंदर। अब आप देखो एग्जैक्टली फर्स्ट वाले में लिखा है व्हाट मेड यू, ये चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट वाला आपका आंसर गया। सेकंड वाले में मेड को इज मेकिंग लगा दिया, वो भी आपका आंसर नहीं है। या तो आंसर सी बनेगा या तो आंसर डी बनेगा। डी वाले में आप देखो मेड का मेड लिखा है जबकि मेड को मेक्स में चेंज करना पड़ेगा बच्चों। आंसर जो बनेगा वो आएगा सी। व्हाट मेक्स यू थिंक, आपको क्या चीज थिंक करने को मजबूर करती है? ही वॉजंट द मैन यू वांटेड, आस्क्ड द मैन इंटरेस्टेडली। ऑप्शन के अनुसार करो। नेक्स्ट, अगला फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है चेक करो। Jack Sparrow asked me why I had not come on time the previous day। देखो यहां पर भी asked लिखा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है क्योंकि asked इनडायरेक्ट में लगता है। इनडायरेक्ट से आपको कहां पहुंचना पड़ेगा? डायरेक्ट में। आप देखो यहां पर लिखा है why I had not, मतलब ये जो लिखा है ये आपका लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एम आई राइट? ये जो लिखा है ये लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एम आई राइट? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर इनडायरेक्ट में, या तो डायरेक्ट में होगा सिंपल पास्ट, दोनों में से कोई एक, या तो ये डायरेक्ट में होगा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना? अब आप देखो बी वाले में तो डोंट लिखा है, डोंट आंसर अब बनेगा नहीं, है ना? ये तो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों? तीसरे में देखो, जेक स्पैरो आस्क्ड मी, भाई थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। आस्क्ड लिखा है तो आस्क्ड कैसे लगाएंगे? सेट टू नहीं होगा डायरेक्ट में, तो सेट टू होता है, मतलब ये वाला भी आपका आंसर गया। चौथे वाले में अब देखो, जेक स्पैरो सेड टू मी व्हाई आई डिडंट कम ऑन टाइम यस्टरडे। देखो यहां पर आई लिखा है बच्चों, और आप देखो यहां पर लिखा है आई। अरे तो आई तभी होगा जब यहां पर क्या लिखा रहेगा? यू, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है ए। जेक स्पैरो ने मुझसे कहा व्हाई डिडंट यू कम ऑन टाइम यस्टरडे, आंसर है ए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड इडियम। एक इडियम दिया उसका मतलब, इट इज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना? अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, वो ये बोल रहा है अभी भी हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि अधिकतर जो लोग हैं एग्जैक्टली वो लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ कर रहे हैं। आपको बताना है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न। इसका मतलब होता है जो रोज कमा रहे हैं बस उतने में गुजारा, जो रोज कमाया उतने में गुजारा करना, जितना कमाया है बस एक दिन का होता है ना, एक दिन में जो कमाया उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, आने वाले दिन का पता नहीं। आंसर बनेगा बी, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, है ना? बस जितना ना के बराबर आपने कमाया है उससे आपको एग्जैक्टली अपनी रोजी रोटी चलानी है। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the bracket segment in the given sentence। फिर से ब्रैकेट है,
द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक टूथब्रशेस बीइंग प्रोड्यूस्ड, यूज्ड एंड थ्रो अवे ईच ईयर हैज ग्रोन। चलो अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। आपको बताना है बीइंग प्रोड्यूस, यूज्ड एंड थ्रो, राइट है कि रॉन्ग है? सबको पता है बीइंग जो होता है ना, वो अपने साथ में वर्ब का लेता है थर्ड फॉर्म। आप देखो यहाँ पर प्रोड्यूस है, जबकि यहाँ पर प्रोड्यूस की जगह पर होना चाहिए था प्रोड्यूस्ड, है ना। आप देखो डी वाले में प्रोड्यूस है, ये तो गया। उसके बाद आप एक चीज देखो, यूज का तो सेकंड यूज ही होता है थ्रो। बच्चों आपको बता दें, थ्रो जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है थ्रू, इसका थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन। एम आई राइट? हमें यहां पर चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप देखो सेकंड वाले में प्रोड्यूस राइट है, यूज राइट है, लेकिन थ्रो गलत है, ये भी गया। आंसर बनेगा सी, बीइंग प्रोड्यूस्ड, यूज्ड एंड थ्रो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस, है ना ऑप्शन। डिड शी वांट वेनिला, उसको वेनिला चाहिए, चॉकलेट चाहिए, डैश बोथ काइंड्स ऑफ आइसक्रीम चाहिए। वो पूछ रहा है उसको वनीला खाना है, उसको चॉकलेट खाना है, या दोनों ही टाइप की आइसक्रीम खाना है। बच्चों सो तो इसलिए होता है, सो तो आंसर बन नहीं सकता। उसके बाद में येट का मतलब होता है फिर भी, येट भी आंसर नहीं आएगा। एंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक व्यक्ति सारी आइसक्रीम नहीं खा लेगा, वनीला भी खा ली, चॉकलेट भी खा ली। आंसर बनेगा ए और का मतलब होता है अथवा। यहाँ पे अपन जब किसी के मेहमान बन के जाते हैं, वो अपने को चॉइस देते हैं, बोलेंगे सौरभ सर आपको वेनिला खाना है, चॉकलेट खाना है, कि आपको कोई दूसरे दोनों टाइप की आइसक्रीम खानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, आपको बताना है सिमिलर। जो सिमिलर हो आपको बताना है कौन सा वाला है जो सिमिलर है। जल्दी से बताइए कौन सा वाला है जो सिमिलर है। चलो आइए भाई, पहली बात तो लिखा है अपेथेटिक। अपेथेटिक का मतलब होता है कोई काम करने में आपकी रुचि ना होना, इसको बोलते हैं डिसइंटरेस्ट। जब कोई काम करने में आपकी रुचि ना हो उसे कहा जाता है अपेथेटिक। बच्चों डिसीव तो होता है धोखा देना, डिसीव आपका आंसर नहीं होगा। ओके, प्लेंटिफुल मतलब होता है मात्रा में ज्यादा, ये भी आपका आंसर नहीं है। एग्रीएबल का मतलब होता है सहमति, ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका जो आंसर है वो बनेगा डिसस्पिरिट, है ना। इसका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के मन में कोई इंटरेस्ट ना हो। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव दिया है, आपको बताना है करेक्ट क्या है एक्टिव पैसिव। द टेररिस्ट शुड बी शॉट डेड फॉर हीनस क्राइम्स बाय द पुलिस। हीनस मतलब बहुत भयंकर वाले उसने क्राइम किए। देखो शुड बी शॉट लिखा है, ये आपका पेसिव चल रहा है, क्योंकि बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म पेसिव होता है। आपको यहाँ पे पेसिव से चेंज करना है एक्टिव में, am I right? अब इसमें शेल तो होगा नहीं, चौथे वाले में मस्ट दिया है वो गया, पहले वाले में शेल दिया है वो गया। या तो आंसर दूसरा होगा या तो आंसर होगा तीसरा। बच्चों तीसरे में हैव लगा रखा है, जबकि हैव लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में हैव भी नहीं है। आंसर है बी, मोडाल्स के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, अगला बताना है ब्रैकेटेड ईडियम का मतलब। वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग। आपको बताना है इन द रनिंग का मतलब क्या है। फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको बताना है आंसर क्या होगा। इन द रनिंग का मतलब क्या होगा। इन द रनिंग का मतलब है जब कोई सीट के लिए, जब कोई नेता सीट के लिए कंटेस्ट कर रहा है, उम्मीदवार है, उसे बोला जाता है। तो जॉगिंग एवरीडे नहीं आएगा, गिविंग स्पीचेस भी नहीं, ऐसा नहीं कि नेता देखा तो स्पीचेस लगा दिया, टीचिंग योगा भी नहीं। आंसर बनेगा डी, कंटेस्टिंग द सीट। नेक्स्ट, अगला वाला फिर से आपको एक्टिव पेसिव में दिया है, आपको सही करना है। वाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो, उन्होंने आपको जाने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया। वाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो, आपको बताना है इसका आंसर क्या बनेगा, है ना। देखो फोर्थ वाले में तो वर दिया है बच्चों, हैव को वर में चेंज कर नहीं सकते। सी वाले में वर दिया है, वो वर में चेंज नहीं होगा। या तो आंसर ए होगा या तो आपका बी होगा। हमेशा ध्यान देना जब भी कोई WH वर्ड होता है वो अपने साथ में लेता है हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखो बी वाले में वाई यू लिखा है तो वो आएगा नहीं,
आंसर बनेगा ए। वाई हैवंट यू बीन, क्योंकि परफेक्ट के पेशिंग में बीन भी लगता है, आंसर है ए। नेक्स्ट, अरेंज द जंबल सेंटेंसेस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। एक जंबल सेंटेंसेस है उसको मीनिंगफुल पैराग्राफ में चेंज करो। चला जाओ। यूरी गैरिन, एलन शेफर्ड एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, चांद पे चढ़ने वाले पहले लोग। द फर्स्ट वेव ऑफ स्पेस ट्रेवलर्स वर ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री, टू हैव द राइट स्टफ फॉर रेस्क्यू मिशन। इन्होंने रेस्क्यू मिशन को किया है। बी में लिखा है बट अर्ली स्पेस फ्लाइट वॉजंट द एक्सक्लूसिव प्रोविंस ऑफ मैन। प्रोविंस का मतलब होता है क्षेत्र, है ना, आदमियों का क्षेत्र नहीं था। सी में लिखा है मोर देन 3 years बिफोर, 3 साल से भी ज्यादा समय से पहले, गेगेरियन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन, पहला ह्यूमन बना वो, ताकि वो स्ट्रेट पे जाए, मतलब आपकी स्पेस पर। फ्रूट फ्लाइज, मंकीज, माइस, डॉग्स, रेबिट्स एंड रेज फ्यू इन दिस प्लेस। चलो ओके भाई, पहली बात तो स्टार्टिंग तो सब में ए से ही है, मतलब इतना तो क्लियर है कि आपका जो स्टार्टिंग बनेगा वो आएगा ए, क्योंकि तीनों के नाम लिख दिए। तीन कौन कौन? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट दिए हैं तीनों, यूरी गैगारिन, अलन शेफर्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट वेव ऑफ स्पेस ट्रेवलर्स वर ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स थॉट टू हैव द राइट स्टफ फॉर रेस्क्यू मिशंस। ए के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा बी। बट अर्ली स्पेस फ्लाइट वॉजंट द एक्सक्लूसिव प्रोविंस ऑफ मैन और ह्यूमंस। वो यही तो बोले, ये तीनों लोग तो गए स्पेस पर, इसके पहले कोई भी नहीं गया, लेकिन इसके पहले कोई नहीं गया। ए के बाद में आ गया आपका बी। उसके बाद में आएगा, अब बच्चों क्या लिखा है इसके पहले? फ्रूट फ्लाइज, जो मक्खियां हैं, मंकीज है, माइस है, चूहे हैं, डॉग्स है, रेबिट्स है, और ये जो है ये इंसान के पहले स्पेस पे जा चुके हैं। ए बी के बाद में आएगा डी और आगे आएगा सी। क्या लिखा है सी में? तो आप चेक करो, मोर देन 3 years बिफोर, ये जो गैगरिन है ये सबसे पहला आदमी बना जाने के लिए, आंसर है सी। ए बी डी सी मतलब चौथा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत है आपको वो बताना है ना। बच्चों देखो, ईगोटिस्ट तो राइट है, इसका मतलब होता है घमंडी, ये तो राइट है। डक्टाइल जो है वो भी राइट है, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला, ये भी राइट है। उसके बाद एक वर्ड लिखा है कॉन्साइन। आप बोलोगे कॉन्साइन का मतलब क्या होता है? इसका भी स्पेलिंग राइट है, इसका मतलब है कोई चीज सौंपना। गलत जो स्पेलिंग है, आंसर बनेगा डी। डी का जो स्पेलिंग है वो है ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। आपका आंसर जो है वो आंसर है डी। ठीक है। नेक्स्ट, ही सीम्ड अ बिट डैश अबाउट हिज वर्क सिचुएशन। वो अपनी वर्क सिचुएशन के बारे में अ बिट डैश है, आपको बताना है क्या? आपको बताना है सही क्या होगा। आई एम वेटिंग, जल्दी से आंसर दो, फास्ट, जल्दी से आंसर दो, जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। चल, ही सीम्ड अ बिट डैश अबाउट हिज वर्क सिचुएशन। यार अब वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, वहां पर आंसर क्या आएगा 35 का, बहुत ध्यान से देखना। ज्वाइन तो नहीं आएगा, ज्वाइन करने की बात नहीं है। वर्क सिचुएशन को सहमत, एग्री मतलब सहमत, सहमत वाली कोई बात नहीं है, काट दो। अब या तो आंसर अनहैप्पीली आएगा, या तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डिप्रेस। बच्चों आंसर जो आएगा अनहैप्पीली तो एडवर्ब है, तो वो तो आ नहीं सकता। आंसर बनेगा डिप्रेस्ड। आप बोल रहे हो डिप्रेस क्यों आएगा? अरे यहाँ पे वर्क सिचुएशन है और सीम्ड अ बिट, वर्क सिचुएशन में बिट का मतलब थोड़ा बहुत वो डिप्रेस होगा, तो आंसर है डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब है निराश, अपनी वर्क सिचुएशन के कारण वो थोड़ा सा निराश। नेक्स्ट, आपको बताना है अबंडन का सिनोनिम। अबंडन का सिनोनिम क्या होता है? बच्चों पहली बात तो अबंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना या किसी चीज को गिव अप करना। इनिशिएट करना मतलब तो शुरू करना, काट दो। कंटिन्यूड का मतलब होता है लगातार, काट दो। प्ले का मतलब खेलना, काट दो। आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा डिसकंटिन्यूड। अबेंडन का जो बनेगा दैट वुड बी डिसकंटिन्यूड, गिव अप कर दिया। नेक्स्ट, यू कैन लव समवन विदाउट ए डैश वांटिंग टू मैरी देम। वो क्या बोल रहे हैं? आप किसी से भी प्यार कर सकते हो विदाउट डैश वांटिंग टू मैरी देम, जरूरी नहीं है कि आप उनसे शादी करो, है ना। भाई वाइडली का मतलब होता है बहुत व्यापक, फैला हुआ, यहाँ कोई फैले हुए की बात नहीं है, है ना। सिमिलर और सेम का मतलब होता है समान,
जब दोनों एक ही हैं तो ये तो आएगा ही नहीं। आंसर जो बनेगा वो आएगा नेसेसरीली। अब नेसेसरीली का मतलब होता है जरूरी, और यहाँ पे विदाउट लगा दिया। विदाउट का मतलब होता है के बिना। वो यही बोल रहे हैं कि आप किसी से भी प्यार कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उससे शादी करो। आंसर है ये। नेक्स्ट, अगला वर्ड दिया है सिनोनिम बताना है आपको रेजिस्टेंस का। भाई पहली बात तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, या रेजिस्टेंस का थोड़ा सा मतलब होता है मना करना। सिनोनिम बताओ। कंपैरिजन तो नहीं आएगा, कंपैरिजन तो तुलना है। सरकमस्टेंस का मतलब परिस्थिति है, सरकमस्टेंस भी आंसर नहीं होगा। मैरिट तो मैरिट होती है, ये भी नहीं। आंसर जो बनेगा वो आएगा रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब होता है मना करना। ठीक है, चलो अगला। अरेंज द जंबल सेंटेंस ताकि आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। फॉर नेस्प्रेसो। भाई बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम साइड में हो रहे हैं। बहुत ध्यान से, ध्यान से आप लोग करो, हम साइड में हैं। ध्यान से। सुनील हमारी एक और कॉपी आई अभी है ना। सुनील ये सब पहुंचवा देना हमें, कल सुबह हमारा लेक्चर 8 बजे इंपॉर्टेंट है ना। ओके ओके चलो। यहाँ पर लिखा है फॉर नेस्प्रेसो। भाई नेस्प्रेसो का मतलब क्या होता है? नेस्ले की जो कॉफी आती है ना, तो नेस्प्रेसो का मतलब नेस्ले ही है। फॉर नेस्प्रेसो डिलीवरिंग अ कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, कंसिस्टेंटली परफेक्ट कप ऑफ कॉफी मींस क्रिएटिंग अ कैप्सूल सिस्टम फॉर पीपल एट होम। वो क्या कर रहा है ना, ये नेस्ले वाले जो है ना, ये लोगों के लिए कंप्लीट कप ऑफ कॉफी बना रहे हैं। और कैसे? एक कैप्सूल बना रहे हैं, उस कैप्सूल से कॉफी बन जाएगी। ईच वन नीडेड अ केसिंग दैट वाज प्रोटेक्टिव। वो ये बोल रहा है जो भी कैप्सूल है उसके ऊपर केस होना चाहिए, परत, कवर होना चाहिए, ड्यूरेबल, टिकाऊ होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए वो, है ना, ताकि कॉफी जो है वो अंदर फ्रेश रहे। एल्यूमिनियम इज अ मटेरियल दैट मीट द चैलेंज। इसके लिए एल्यूमिनियम का यूज करेंगे ताकि वो कैप्सूल सुरक्षित रहे, है ना। क्योंकि वहां से क्या होगा ना, एवरी कैप्सूल टू बी हर्मेटिकली सील्ड। अब आपके लिए एक वोकैबुलरी है हर्मेटिकली सील्ड। आप बोलोगे हर्मेटिकली का मतलब है पूरी तरह से जो बंद है। ओके, और एच चलो ओके। अब आंसर बताते हैं 39 का आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से बच्चों देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल जो आएगा वो स्टार्ट तो करोगे ए से, इसलिए करोगे कि मेन हमारा सब्जेक्ट जो है वो हम नेस्ले की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर नेस्प्रेसो डिलीवरिंग अ कंसिस्टेंटली परफेक्ट कप ऑफ कॉफी मीन क्रिएटिंग अ कैप्सूल सिस्टम फॉर पीपल एट होम। ये तो आपका आंसर बनेगा ही बनेगा, है ना, मतलब ए तो आपका आंसर बनेगा ही बनेगा। इज दिस क्लियर? चलो अब आओ, ए के बाद में आएगा बी। अब वो कैप्सूल की बात कर रहा है तो वहां लिखा है ईच वन। ईच वन मतलब कैप्सूल। उस कैप्सूल में केस होना चाहिए, ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड होना चाहिए जिसके अंदर कॉफी हो और वो कॉफी को वेस्ट ना करे, खराब ना करे। ठीक है, एयर टाइट होनी चाहिए टू इंश्योर दैट कॉफी इनसाइड स्टेड एज फ्रेश, कॉफी फ्रेश रहे। ए बी के बाद में आएगा सी। इसके लिए क्या कर रहे हैं ना, हम एक मटेरियल को लेकर आ रहे हैं, वो मटेरियल एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसको कैप्सूल से कवर कर देंगे ताकि कॉफी फ्रेश रहे। दैट मेड द चैलेंज बिकॉज इट अलाउज एवरी कैप्सूल टू बी सील पैक हो जाए, लॉकिंग इन दैट कॉफी एरोमा। और डी में क्या लिखा है? एल्यूमिनियम लो डेंसिटी, एल्यूमिनियम की डेंसिटी लो होती है, हाई वेट होता है, मेलिएबिलिटी होती है, इससे ये सबसे यूजफुल है हमारी इंडस्ट्री में। आंसर है ए बी सी डी। 40, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक। क्या दिया हुआ है? द पोस्ट ऑफिस, ध्यान दो, द पोस्ट ऑफिस इज जस्ट राइट देयर अराउंड द कॉर्नर। इट टेक्स 5 मिनट्स डैश फुट टू गो देयर टू गेट देयर। हमेशा ध्यान देना, जब पैरों पर चलते हैं तो पैरों पर चलने के लिए होता है ऑन फुट। घड़ी से टाइम देखते हैं तो लगाते हैं बाय वॉच। आंसर क्या लगेगा? ऑन। नेक्स्ट, आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग। भाई ये स्पेलिंग बड़ी सही सही है, आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। इज दिस क्लियर? आपको बताना है 41 में करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज करेक्ट। आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। चलो जल्दी से बताओ, फास्ट, जल्दी से, है ना। बच्चों करेक्ट नहीं बताना है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इनकरेक्ट। चलो, एक वर्ड लिखा है डंबल। भाई डंबल तो राइट है, डंबल तो अपन डंबल उठाते ही है, ये डंबल तो राइट है। उसके बाद में एक वर्ड लिखा है एग्जैक्टली एक्ज्यूम, ये भी राइट है।
इसका मतलब है शव को खोदकर निकालना। कोई शव दिया है, आपको इनकरेक्ट बताना है, उसको खोदकर निकालना, ये भी राइट है ना। अपहोल्स्ट्री का मतलब होता है कुर्सी बनाने की जो गद्दी होती है ना, कुर्सी पर जो गद्दी पे अपन बैठते हैं वो सामान। कुर्सी को कुशन करना, अरे कुशन करना मतलब गद्दी बनाना, ये जो होता है एग्जैक्टली ये अपहोल्स्ट्री होता है, ये भी राइट है। आंसर जो है गलत है, इमोलिएंट। अब आप बोलेंगे सर इमोलिएंट हमने तो पहली बार सुना है, तो पहली बात तो बता दें इमोलिएंट जो होता है, इस इमोलिएंट का मतलब क्या होता है। इमोलिएंट ये लिखा है, इमोलिएंट का स्पेलिंग होता है डबल एल, और इमोलिएंट का मतलब होता है कोई चीज को कम करना, कोई चीज को कम करना, ये गलत है, आंसर है ए। नेक्स्ट, अगले वाले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू मिस, वो बोल रहा है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेड द मैन पोलाइटली, पोलाइटली मतलब उसने बहुत ही विनम्रता से ऐसा कहा। चल बच्चों, अब एक देखो ये कैन लिखा है, इतना तो पता है कि कैन को किसमें चेंज किया जाता है, कुड के अंदर। भाई बहुत ध्यान से 42 का आंसर करना है ना। आप देखो यहां पर कुड जो है वो चारों में लिखा है ना, कुड जो है वो तो चारों में लिखा है। आपको बताना है आंसर क्या होगा। आप देखो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है डू, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू मिस। फर्स्ट में लिखा है द मैन आस्क्ड मी पोलाइटली इफ देयर हैड बीन, अरे क्वेश्चन में हैव बीन तो है ही नहीं, हैड बीन कहां से आ जाएगा। चलो उसके बाद में लिखा है एग्जैक्टली सी, द मैन आस्क्ड मी पोलाइटली इफ देयर इज एनीथिंग, जब वो प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में जा ही नहीं सकता, इज लिखा है, ये भी गलत। नेक्स्ट, द मैन आस्क्ड मी पोलाइटली इफ देयर वाज एनीथिंग ही कुड हैव डन फॉर मी। आप देखो यहाँ पर हैव लिखा है जबकि क्वेश्चन में कहीं हैव लिखा नहीं है, ये भी गया, आंसर बनेगा बी। द मैन आस्क्ड मी पोलाइटली इफ देयर वाज एनीथिंग, वाज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर डू लिखा है, वो प्रेजेंट में ही कुड डू फॉर मी। चलो नेक्स्ट, find the most appropriate fill in the blanks. I can testify to the foregoing dash, I was actually present when it happened, जब ये चीज हुई तो मैं वहां पे मौजूद था। भाई आपको बताना है टेस्टिफाई का मतलब क्या है। आगे बच्चों, टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही। चलो आंसर दो, 43 का आंसर दो, वो बोल रहा है। और फॉरगोइंग का मतलब क्या होता है भाई, फॉरगोइंग का मतलब जब कोई चीज हो रही थी, है ना, जब कोई केस हो रहा था, जब कोई चीज हो रही थी। आगे वो बोल रहा है मैं इस मुकदमे पर या इस चीज पर गवाही दे सकता हूँ डैश, क्योंकि जिस समय ये हो रहा था मैं वहां पे मौजूद था। बट तो लेकिन होता है, एंड और होता है, वेदर का मतलब होता है यदि। अरे आंसर बनेगा सिंस, सिंस का मतलब है क्योंकि, मैं इसलिए दे सकता हूं क्योंकि उस समय मैं वहां पर मौजूद था। चलो नेक्स्ट, 44, आपको बताना है गिवन इडियम का मीनिंग। ट्विस्ट समबडीज आर्म, किसी के आर्म को ट्विस्ट करना। आपको बताना है 44 का आंसर क्या है। भाई ए में लिखा है टू थ्रीटन, थ्रीटन का मतलब होता है डराना, काट दो। हार्म फिजिकली, नुकसान पहुंचाना, ये भी इसका आंसर नहीं है। टू बी इररिस्पॉन्सिबल, लापरवाह, ये भी इसका आंसर नहीं है। आंसर बनेगा डी, टू प्रेशर और फोर्स इनटू डूइंग समथिंग, काम करने के लिए मजबूर करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, काम करने के लिए मजबूर करना। अब हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगले वाले में आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट। कोई भी जरूरत नहीं है तो आप बता देना नो करेक्शन। द 2 डजन स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल के जो 2 डजन स्पीशीज हैं आज वो जिंदा है, अलाइव है। अलाइव मतलब जिंदा है। इनहेबिट लेक्स, रिवर्स एंड ओकेजनली सी शोर्स, वेदर इट मोस्ट फीड्स एट, क्योंकि ये फीड करती है यहां पर। आपको बताना है 45 का आंसर क्या होगा। भाई पहली बात तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स प्लूरल है ना। प्लूरल के लिए आपको दे लगाना है, प्लूरल के लिए कभी भी आपको इट नहीं लगाना है ना। पहले वाले मिनट से तो ये तो गया, वहां पे इट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी गया। अब लिखा हुआ है दे मोस्टली फीड एट और दे मोस्टली फीड ऑन। बच्चों एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन होता है फीड ऑन, फीड ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना। आंसर जो आएगा वो आएगा डी, दे मोस्टली फीड ऑन। इज दिस क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है। कैसा लगा बच्चों, डेली हम ऐसे पटवारी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं, बने रहो
हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।